महाराष्ट्र में एक बार फिर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत आमने सामने हैं। पिछले दिनों कंगना का ऑफिस गिरवाकर शिवसेना कंगना से लड़ाई कोर्ट में लड़ रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने शिवसेना और बीएमसी को फटकार लगाई थी, वहीं कंगना के साथ गाली गलौज के लिए संजय राउत को भी कोर्ट ने फटकारा था। बावजूद इसके राउत को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा है और अपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय वो कंगना का मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर राउत और कुणाल कामर की तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में कुणाल और राउत के सामने छोटे छोटे बुलडोजर के मॉडल पड़े हैं। माना जा रहा है कि इस मॉडल के जरिए कुणाल और राउत कंगना का ही मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह इस तस्वीर के बाद कंगना भी भड़क गई हैं और उन्होंने राउत और कुणाल को जमकर सुनाया। इसके अलावा कंगना ने एक बार फिर उद्धव सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र सरकार की अक्षमता और राजनीति दिखाई देती है। मेरे घर के अवैध विध्वंस का ऐसा मजाक बनाया गया। हालांकि इसके बाद कंगना के फैंस भी राउत और कुणाल पर भड़क गए। एक यूजर्स ने लिखा कि वो अधर्म और गुंडागर्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि आज राउत पावर में है तो जोकर के साथ मिलकर अपनी हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन वक्त बदलता है और वक्त बदलेगा तो आप इन पर हंसेंगे। इसके अलावा भी कई यूजर्स ने कंगना के सपोर्ट में ट्वीट किया। हालांकि भले ही कंगना का राउत और कुणाल मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट भी ये मान चुका है कि कंगना के ऑफिस पर अवैध तरीके से बुलडोजर चलाया गया है और जल्द ही कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है और इसके बाद देश भर में शिवसेना और उद्धव ठाकरे मजाक बनकर रह जाएंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन तमिलनाडु जीतने के लिए बीजेपी अभी से ही जोर लगाना शुरू कर दी है। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया है। पार्टी नेतृत्व से नाराज कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तमिल सिनेमा का नामचीन चेहरा खुशबू सुंदर ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। खुशबू सुंदर 2014 में डीएमके को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी। दरअसल बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया था। हाल के दिनों में खुशबू सुंदर कुछ मुद्दों पर कांग्रेस से अलग बयानबाजी कर रही थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद से सुंदर कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रही थी। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले उन्होंने पार्टी के रुख से इतर मोदी सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति का भी समर्थन किया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष को लिखित पत्र में भी उन्होंने कहा कि कुछ तत्व पार्टी के भीतर उच्च स्तर पर बैठे हैं, जिन लोगों की जमीनी हकीकत या सार्वजनिक मान्यता से कोई जुड़ाव नहीं है। उधर बीजेपी में शामिल होने के बाद अब तमिलनाडु कांग्रेस ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के.एस. आलागिरी ने एक बयान में कहा है कि वो जिस पार्टी में शामिल हुई है उनके आने से उस पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा और उनके इस्तीफे से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उधर बीजेपी का मानना है कि उनकी पार्टी में शामिल होने से तमिलनाडु में बीजेपी की धारणा बदल सकती है। आपको बता दें कि तमिल सिनेमा का एक प्रसिद्ध चेहरा खुशबू सुंदर का असली नाम नकद खान है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में वो लगभग 200 फिल्में कर चुकी हैं। दक्षिण भारत में खुशबू सुंदर की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि फैंस ने अपनी पसंदीदा अभिनेत्री खुशबू का मंदिर बनवा दिया था। इस मंदिर के बारे में जानकर सबको हैरानी हुई थी। प्रशंसकों की ओर से खुशबू का ये मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बनवाया गया है। खुशबू सुंदर इससे पहले कई पार्टियों में रही हैं, तब राज्य में पार्टी सत्ता में थी। हालांकि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी तमिलनाडु में पांव पसारने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि खुशबू सुंदर के शामिल होने से बीजेपी को कितना फायदा होता है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर एम्स की फोरेंसिक रिपोर्ट अभी भी सवालों के घेरे में है। सुशांत के परिजनों को भी एम्स की रिपोर्ट में झोल लग रहा है। वहीं बॉलीवुड से लेकर राजनीति के कुछ दिग्गज लोग का भी यही मानना है कि सुशांत की हत्या हुई थी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी शुरू से ही सुशांत की मौत को हत्या बता रहे हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अमेरिका के वाटरगेट केस का भी जिक्र किया था। अब एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद स्वामी ने फिर रिपोर्ट पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मेरी राय में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एम्स ने कुछ लोगों को मौखिक रूप से बताया है कि ये एक आत्महत्या थी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हत्यारों का जल्द ही पता चलेगा। इसके अलावा स्वामी ने सुशांत के सभी फैंस से अनुरोध करते हुए कहा कि उम्मीद न खोएं, हमें हत्यारे मिल जाएंगे, हम जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड माफिया को इसकी कीमत चुकानी होगी। स्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने सुशांत की मौत को लेकर कई सवाल उठाए हैं, जिसका जवाब न एम्स के पास होगा और न ही जांच एजेंसियों के पास। उन्होंने सवाल किया कि क्या एम्स की टीम ने सुशांत मामले का पोस्टमार्टम किया था या वो केवल कूपर की रिपोर्ट पर एक राय बना रहे थे। इसे सबूत के लिए सार्वजनिक करना होगा। क्या डॉक्टर सुधीर गुप्ता को किसी ने मीडिया को इंटरव्यू देने की सलाह दी थी या दबाव बनाया था? वो किसी के पास नहीं गए और न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन फ्रेंडली मीडिया के पास चले गए। क्या सबूतों को नष्ट किया गया था? स्वामी ने सवाल दागकर एक बार फिर सुशांत मामले को जिंदा करने की कोशिश की है। देखना होगा जांच एजेंसी स्वामी के सवालों पर गौर कर जांच उस दिशा में बढ़ाती है।
जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में लगी है। पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला कई बार कश्मीर को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। हालांकि इन्हीं सब वजहों से मोदी सरकार ने उन्हें करीब 1 साल तक नजरबंद कर रखा था, लेकिन बाहर आते ही एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला कश्मीर को सुलगाने की कोशिश में लग गए हैं। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाल किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से देश की सियासत में उबाल आ गया है। वहीं कश्मीर में भी आक्रोश फूटने लगा है। बीजेपी ने फारूक के बयान को देशद्रोही करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल फारूक अब्दुल्ला ऐसा कहते हैं। आप इतिहास में जाएंगे और राहुल गांधी के हाल फिलहाल के बयानों को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पात्रा ने कहा कि ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने एक हफ्ते पहले कहा था कि प्रधानमंत्री कायर है, प्रधानमंत्री छुपा हुआ है, डरा हुआ है। असल में पाकिस्तान और चीन को लेकर जिस प्रकार की नरमी और भारत को लेकर जिस तरह की बेशर्मी इनके मन में है, ये बात अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है। उधर कश्मीर में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद कश्मीर की सियासत में आए बदलाव का असर साफ दिख रहा है और अपनी सियासी दुकान बंद होते देख फारूक अब्दुल्ला ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब्दुल्ला पहली बार कश्मीर को लेकर ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं। इससे पहले मानसून सत्र के दौरान भी वो कश्मीर में धारा 370 बहाल करने की मांग कर चुके हैं। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि ऐसे विवादित बयान देने वालों के खिलाफ मोदी सरकार सख्त कदम क्यों नहीं उठा रही है। दूसरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस फारूक अब्दुल्ला के बयान का समर्थन करती है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान के बाद कांग्रेस में सन्नाटा पसरा हुआ है। पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसने वाले राहुल गांधी फारूक अब्दुल्ला को क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में लोग कांग्रेस को शक की नजर से जरूर देखेंगे। मुंबई में उद्धव सरकार लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। सरकार हर मोर्चे पर फेल होती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई के इतिहास में जो कुछ आज तक नहीं हुआ था, ठाकरे राज में वो सब कुछ हो रहा है। शिवसेना की गुंडागर्दी चरम पर है। वहीं मुंबई पुलिस शिवसेना के साथ मिलकर लोगों को फंसाने का काम कर रही है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब मुंबई में बिजली सप्लाई ठप हो गई। महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर लोगों के निशाने पर आ गई है। अभिनेत्री कंगना रनौत और उद्धव सरकार के बीच जंग पहले से ही छिड़ी हुई है। अब मुंबई में बिजली गुल होने पर कंगना ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, महाराष्ट्र सरकार कंगना करने में लगी हुई है। उन्होंने कॉमेडियन कुणाल कामरा और शिवसेना सांसद संजय राउत की एक तस्वीर भी ट्वीट की। वहीं फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया। अशोक पंडित ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि विफलता बिजली की धड़ एक असफल प्रशासन का बड़ा खतरा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मुंबई के इतिहास में शहर ने कभी इस तरह बिजली का चले जाना नहीं देखा। पंडित ने एक और ट्वीट में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को लताड़ लगाते हुए लिखा, महाराष्ट्र में कोरोना नियंत्रण से बाहर है। ऐसी बिजली की कटौती भारी आपदा से पहले कभी नहीं देखी गई थी। भ्रष्टाचार के सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई। राष्ट्रपति की स्वतंत्रता को दबाया गया और पालघर हत्या पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पंडित के अलावा कई लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर ट्वीट किया और सरकार को लताड़ लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।